हेलो मेरे स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम पहुंच गए हैं 11th एनसीईआरटी के सबसे लास्ट चैप्टर पर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यानी कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारी बॉडी में वेरियस हार्मोन्स बनाता है। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह हमारा नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। बिल्कुल वैसे ही हार्मोन्स का भी हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हार्मोन्स ग्लैंड से सिक्रीट होकर सेल्स तक पहुंचते हैं, यानी एक सेल से दूसरी सेल तक मैसेज को पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए हार्मोन्स को इंटर सेल्यूलर मैसेंजर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये हार्मोन्स भी हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। सबसे आसान चैप्टर लगता है ये मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी का, क्योंकि अगर आपको इसमें ग्लैंड, उससे निकलने वाला हार्मोन और थोड़ा सा आपने उस हार्मोन को प्रैक्टिकली समझाओ कि अच्छा ये कहाँ जाकर क्या करेगा, तो बहुत इजीली आप उसके एक्शंस को याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैम ये बहुत रटने वाला चैप्टर है, हम कैसे ध्यान रखें कि कौन सा हार्मोन क्या करता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में इस चैप्टर के मेरे लेक्चर्स देखेंगे, चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आपको ये चैप्टर सुपर इजी लगेगा। ठीक है, तो आप वहां से एक बार लेक्चर देख लें। अगर हार्मोन्स के फंक्शंस याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए, तो इस चैप्टर में हमको एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स के बारे में तो बता ही रखा है, प्लस आपने अगर ध्यान से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हार्मोन्स सिर्फ ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले सब्सटेंस नहीं है, कि जो हमारी बॉडी में पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये जो 10 ग्लैंड्स हमारे पास होती हैं, है ना, जिसमें से ये मेल और फीमेल में अलग अलग है, बाकी की जो 8 ग्लैंड्स हैं वो तो कॉमन है। तो ये ग्लैंड्स जो केमिकल्स बना रही हैं उनको तो आप हार्मोन्स कहते ही हैं। प्लस इसके अलावा अब साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी डिफ्यूज टिश्यू है, सेल्स है, डिफ्यूज मतलब एक वेल डिजाइंड स्ट्रक्चर नहीं है उनका ग्लैंड की तरह, वो जस्ट सिंपली सेल्स है, किसी टिश्यू का पार्ट है, और वो भी अगर ऐसे केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं जो केमिकल्स मैसेंजर की तरह एक्ट करें, तो उन केमिकल्स को भी हम हार्मोन्स ही कहते हैं। यानी न्यू डेफिनेशन में हार्मोन सिर्फ ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले सब्सटेंस नहीं है, बल्कि बॉडी का हर वो सब्सटेंस जो मैसेंजर की तरह एक्ट करे वो हार्मोन की कैटेगरी में आता है। इसीलिए नई डेफिनेशन कहती है कि हार्मोन्स आर इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स। दूसरी कंडीशन, ये हमारे लिए कोई न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स उनकी तरह, सो दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। एंड तीसरी कंडीशन कि ये ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। कोई भी हार्मोन ऐसा नहीं है जो बहुत सारा अबंडेंट अमाउंट में सिक्रीट होता हो, दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। और ये ट्रेस अमाउंट इतना डेफिनेट रेंज में होता है बच्चों की ना तो ये कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। अगर जरूरत से कम हुआ तो हार्मोन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, और अगर ज्यादा हो गया तो हार्मोन्स के एक्सेस से भी कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हम पूरे एनिमल किंगडम को देखें तो इनवर्टिब्रेट्स में बहुत ही सिंपल टाइप के एंडोक्राइन सिस्टम्स हैं, हमारी जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम वर्टिब्रेट्स में देखें तो वी ऑल हैव वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो ये एक छोटा सा मैंने आपको रिवीजन दे दिया इसका यूज टू होने के लिए चैप्टर से। अब हम सीधा क्वेश्चंस के थ्रू इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following is correct? The neural system provides a point to point rapid coordination among organs. पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल ठीक है। ये नर्वस सिस्टम के लिए, ना डिफरेंस क्या है नर्वस सिस्टम और केमिकल कंट्रोल में। जो न्यूरल कंट्रोल है वहां पर न्यूरॉन्स, नर्व्स जो है वो सीएनएस से निकलकर पीएनएस के थ्रू ऑर्गन्स तक डायरेक्ट जा रहे हैं, यानी दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सेल्स, और रैपिड बहुत तेजी से नर्व इंपल्स उनसे ट्रैवल करती है। तो फिर नेचर को जरूरत क्या पड़ी हार्मोन्स कंट्रोल बनाने की, एक्स्ट्रा एक और तरह का कंट्रोल क्यों दिया हमारी बॉडी को, मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे बॉडी में जो टिश्यूज हैं उनमें इतने डेंस एरियाज हैं कि सेल्स के जरूरी नहीं है हर सेल तक नर्व सीधा कांटेक्ट रह सके या हर सेल तक नर्व पहुंच सके। तो फिर उन सेल्स को सिग्नल कैसे जाएगा, तो हर सेल तक फ्लूइड तो जाता है ना, कैपिलरीज जाती हैं, कैपिलरीज से जो टिश्यू फ्लूइड बनता है उसके कांटेक्ट में तो सारी सेल्स है। तो नेचर ने कहा हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसे सब्सटेंस बनाते हैं जो ब्लड एंड फ्लूइड के थ्रू सेल्स तक पहुंच जाए, और जब वो सेल की सरफेस पर अपने रिसेप्टर्स को टच करें तो सेल को सिग्नल मिल जाए। यानी अगर किसी जगह तक न्यूरॉन्स नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वहां पर भी ये केमिकल्स तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि ये केमिकल्स ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसीलिए हमें एक और कंट्रोल की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम तो पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन करता है, और जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है
वो क्या करता है, उसका पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है, वो दूर तक के सेल्स को भी मैसेज पहुंचा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होती हैं, सबको पता है। ठीक है, ढंग से पढ़ लेना, इस तरह के स्टेटमेंट में हम जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक कर देते हैं, एंडो को एक्सो पढ़ लेते हैं, या पढ़ लिखा हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, दिमाग में एक्सोक्राइन चल रहा है, आते जाते स्टेटमेंट को गलत कर दिया है ना। जहां पर भी नीट के पेपर में बहुत सिंपल लाइन आती है, बस वहीं पर गलती होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। यही चीज एनटीए चेक करता है पेपर को सिंपल बना के, कि सिंपलिसिटी में आप गलती तो नहीं कर रहे कहीं, है ना। टफ तो पूछते ही नहीं है आजकल, ज्यादा बाहर की चीजें तो आती ही नहीं है। ओके, नाउ हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, अभी पढ़ा हमने, जो कि इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स है। इंट्रा मतलब सेल के अंदर, इंटर मतलब एक सेल से दूसरी सेल, ग्लैंड्स की सेल से निकले टारगेट सेल्स तक गए। ठीक है, एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, एग्जैक्ट डेफिनेशन है, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज और सेल्स। ये कह रहा है कि एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं, प्लस हार्मोन प्रोड्यूसिंग जो डिफ्यूज टिश्यूज हैं, जो जगह जगह फैले हुए हैं, थोड़े थोड़ा सेल्स को आपने मान लिया, ये जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में है, ये दोनों मिलकर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। तो यस, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है बच्चों। ये देखो, ऐसा नहीं कि अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से नहीं पढ़ी ना, तो आपको एग्जाम में लगेगा कि यार ये स्टेटमेंट गलत तो नहीं है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम में तो सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ साथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग जो टिश्यूज या सेल्स है हमारी बॉडी में अलग अलग जगह लोकेटेड, वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, देन जीआईटी, लिवर, किडनी, हार्ट, ये भी हार्मोन्स बनाते हैं क्या? बिल्कुल बनाते हैं। एडिशनल हार्मोन्स पे इस चैप्टर के एंड में पैराग्राफ है, तो यहाँ पर ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। विच स्टेटमेंट अबाउट हार्मोन्स इज करेक्ट, देख लेते हैं। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, हार्मोन्स एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स, इंटर और इंट्रा वर्ड को हमेशा ध्यान से पढ़ने की हैबिट बनाओ। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, ट्रेस यानी बहुत कम अमाउंट में। हार्मोन्स में बी प्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड बायोजेनिक अमीन्स। प्रोटीन्स तो हमने पढ़ा है, यस, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन हार्मोन्स, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स प्रोटीन नेचर के हैं। कुछ हार्मोन स्टेरॉइड्स भी है क्या? पढ़ रखा है, चैप्टर रिवाइज करो फटाफट। कौन कौन से हमारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं? एक तो सेक्सुअल हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन इन मेल्स और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल्स, एक तो ये स्टेरॉइड है। उसके अलावा जो कॉर्टिकॉइड्स है, कॉर्टिकॉइड्स यानी एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाले जो 3 तरह के हार्मोन्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये तीनों भी स्टेरॉइड्स में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टेरॉइडल हार्मोन है, आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए दिमाग में ये एग्जांपल्स। ठीक है, देन प्रोटीन्स के मॉडिफिकेशन, यस, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी है यहाँ पर। एंड बायोजेनिक अमीन्स कौन से हैं भाई? बायोजेनिक अमीन्स का मतलब होता है अमीन डेरिवेटिव। ये जो हमारा इमरजेंसी हार्मोन है ना, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, वो अमीन डेरिवेटिव्स में आते हैं। ठीक है, तो यस, सारा ही सही है, तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द एंडोक्राइन सिस्टम? फिर से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। ऑर्गन्स इन द बॉडी लाइक जीआईटी, हार्ट, किडनी एंड लिवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन, ये तो गलत है, अभी अभी हमने देखा। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन ट्रेस अमाउंट। जब आपका इस तरह का स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हो ना, तो उसमें कीवर्ड्स पे ध्यान दिया करो। ठीक है, दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर आर नोन एज हार्मोन, से तो सेम ही क्वेश्चन आ गया लगभग। देन रिलीजिंग एंड इनिबिटरी हार्मोन्स, अच्छा ये नया है, आर प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम हार्मोन्स वाले पार्ट पर आते हैं। जब हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हमारे सारे हार्मोन्स की मास्टर तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए 2 तरह के हार्मोन्स बनाता है क्या? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, एक तो रिलीजिंग हार्मोन्स और एक इनिबिटरी हार्मोन्स। जबकि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ये दोनों हार्मोन्स पिट्यूटरी प्रोड्यूस करती है, तो ये गलत है ना। जल्दीबाजी में ऐसा नहीं है, आप इसको सही कर दो। ये दोनों हार्मोन्स का टारगेट कौन है? पिट्यूटरी, लेकिन इन दोनों हार्मोन्स को प्रोड्यूस कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हार्मोन्स के चैप्टर में क्वेश्चंस में अगर गलती होती है ना, तो जनरली इसी चीज पर होती है कि कई बार हम उसके सोर्स और उसके टारगेट ऑर्गन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, एक बार मैं तुम्हें दे दूं, फिर हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। मैंने पढ़ाते वक्त भी आपको बताया था कि जैसे अगर हमारा हाइपोथैलेमस है,
तो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देना है। तो मान लो हाइपोथैलेमस ने हार्मोन भेजा जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या है? गोनाडोट्रोफिन्स रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन कौन बनाएगा? हाइपोथैलेमस। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने सिक्रीट किया गोनाडोट्रोफिन्स को। गोनाडोट्रोफिन्स गोनाड को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन। कभी कभार हमें लगता है गोनाडोट्रोफिन्स को गोनाड्स ही बनाता होगा, नहीं। गोनाडोट्रोफिन यानी जो गोनाड को स्टिमुलेट करेंगे। कौन होते हैं गोनाडोट्रोफिन? गोनाडोट्रोफिन में दो आते हैं, एफएसएच एंड एलएच। तो ये तो सबको पता है ना, इन दोनों का सोर्स पिट्यूटरी ग्लैंड है। पर अगर क्वेश्चन में गोनाडोट्रोफिन लिखा हुआ आ जाता है तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसने तो क्या किया? इस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया। अब ये हार्मोन्स क्या करेंगे? ये हार्मोन्स हमारे दो ऑर्गन्स पर एक्ट करेंगे। अगर मेल है तो उनमें टेस्टिस पर एक्ट करेंगे, और अगर फीमेल है तो उसमें ओवरी पर एक्ट करेंगे। इनका इस पे पॉजिटिव एक्शन होगा, और फिर उस एक्शन के अकॉर्डिंग टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन यानी कि एंड्रोजन सिक्रीट होंगे। यू नो एग्जैक्टली इसकी सोर्स सेल कौन है? लीडिक सेल्स, है ना। और ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होंगे। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सेक्स हार्मोन्स या सेक्सुअल हार्मोन्स, ठीक है। तो आप गड़बड़ नहीं करना, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन कहां से निकला और किसके अकॉर्डिंग सिक्रीट हुआ। हाइपोथैलेमस ने भेजा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को, उसका टारगेट कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकले गोनाडोट्रोफिन जो गोनाड्स पर एक्ट करेंगे। टेस्टिस और ओवरी क्या है? टेस्टिस और ओवरी को गोनाड्स कहते हैं, मेल गोनाड एंड फीमेल गोनाड, और फिर उनसे निकलेंगे सेक्सुअल हार्मोन्स, ठीक है। तो इस तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो नीट में आ जाए कि मेल गोनाडोट्रोफिन इन मेल सिक्रीटेड बाय, तो जल्दीबाजी में आप टेस्टिस को टिक कर दोगे क्योंकि मेल लिखा हुआ आ गया। जबकि गोनाडोट्रोफिन चाहे मेल में है चाहे फीमेल में है, गोनाडोट्रोफिन का सोर्स तो सेम ही है ना बच्चों, वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है ना। तो मेल देखकर नहीं हम टेस्टिस से टिक करके आ जाएंगे, उसका सोर्स ध्यान रखना है, ठीक है। यही एक गलती है जो यहाँ पर होती है आप लोगों से। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ये कहाँ से सिक्रीट, ये तो गलत हो गया। देन एडिनोहाइपोफाइसिस। अच्छा, कितने बच्चों को भूल गए हैं, याद नहीं है? मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड का ही दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस, यू हैव टू रिमेम्बर। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये वर्ड हाइपोथैलेमस से बहुत मिलता जुलता है तो हम गड़बड़ कर देते हैं, बट डू रिमेम्बर, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस दिखाया है ग्रे कलर से, और नीचे मटर के दाने की शेप की पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई है जिसके दो लोब दिखाए हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इसमें एक छोटा सा इंटरमीडिएट लोब भी होता है, बट वो बहुत नेग्लिजिबल साइज का होता है। हमारे में तो वो मर्ज रहता है एंटीरियर के साथ, इसलिए यहाँ पर दिखाया नहीं अलग से, ठीक है। और दोनों को कनेक्ट करते हुए एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम भी लिख लो, मैंने लेक्चर में लिखवाया हुआ है, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम वहां पे भी आता है, ओविडक्ट के स्ट्रक्चर में आता है ना इनफंडिबुलम। वो फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट का जो फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, इसमें फिम्बरी लगे रहते हैं, वहां भी इनफंडिबुलम, कई जगह आता है ये वर्ड, ठीक है। तो दिस इज इनफंडिबुलम। तो हाइपोथैलेमस, हाइपोफाइसिस एंड इनफंडिबुलम। अब हाइपोफाइसिस में भी ये जो दो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, ये जो दो पार्ट्स है ना, उनमें से यहीं पे डायग्राम पे लिख के रखना है आपको। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। रीजन आपको ध्यान है, इसको न्यूरो क्यों बोलते हैं, डायग्राम से ही समझ आ रहा है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है तो न्यूरॉन्स का बना होगा। तो यहाँ पर आप देखो, इसका जो न्यूरॉन है, उसका जो एक्सॉन है, वो सीधा पोस्टीरियर में जाकर खुल रहा है। यानी इससे जो हार्मोन्स बनेंगे वो इसी न्यूरॉन से होते होते यहाँ पर आकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाएंगे। यानी ये ब्लड के थ्रू नहीं भेज रहा अपने हार्मोन को, जो हाइपोथैलेमस का वो वाले हार्मोन्स जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं वो सीधा न्यूरॉन्स के थ्रू आ रहे हैं। इसलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी आप कहेंगे हाइपोथैलेमस के न्यूरल कंट्रोल में है, तो इसका नाम हो गया न्यूरोहाइपोफाइसिस। सिंपल है, याद रखना। और हार्मोन्स भी सबको पता होंगे, वो कौन से दो हार्मोन्स हैं जो यहाँ पर स्टोर होते हैं, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। फटाफट रिवाइज कर लो, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, है ना। ऑक्सीटोसिन तो प्रेगनेंसी में पढ़ते ही हैं हम, और एडीएच वेसोप्रेसिन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा चुकी हूँ। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, हमारे यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाता है, डाइल्यूट होने से रोकता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें, एडिनोहाइपोफाइसिस, तो इसमें एडिनोहाइपोफाइसिस क्यों, देखो डायग्राम को ध्यान से देखो, ये आपको एक ब्लड, ये क्या है, ये कैपिलरीज है। सर्कुलेशन का मतलब कैपिलरीज, ठीक है, मतलब ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, यूं समझ लो आप, ठीक है। दिस इज द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जो हाइपोथैलेमस का ये न्यूरॉन है यहीं पर खत्म हो गया,
यानी इसी न्यूरॉन के अंदर हॉर्मोन्स बन रहे हैं। देखो यहाँ पे हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है ना, तो वो तो न्यूरॉन का बना है। तो सिक्रीटरी सेल कौन है? न्यूरॉन ही सिक्रीटरी सेल्स है यहाँ पर। दे आर स्पेशलाइज्ड सेल जिनको बोलते हैं न्यूरो सिक्रीटरी सेल। नॉर्मली हमारी बॉडी के न्यूरॉन हार्मोन्स थोड़ी ना बनाते हैं, बट हाइपोथैलेमस में ऐसे स्पेशल न्यूरॉन्स हैं जो हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ वाला न्यूरॉन तो सीधा पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंच रहा था, बट यहाँ वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो यहीं पर खत्म हो गए। अब इनसे जो हार्मोन्स है वो यहाँ कैसे पहुंचेंगे? जो ब्लैक कलर के डॉट से आपको दिखाया है, तो उनको ले जाएंगी ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको वहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम में हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन बताया था कि हमारे इंटेस्टाइन का ब्लड पहले लिवर में जाता है, फिर लिवर में जरूरी चीजें देकर फिर हमारे वेना केवा में जाता है। बिल्कुल वैसा ही पोर्टल सर्कुलेशन, यानी दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करता हुआ, जिसमें कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाला ब्लड पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जाता है और फिर वहां से वेना केवा में मिक्स होता है। यानी सीधा हार्ट में नहीं जा रहा हाइपोथैलेमस का ब्लड, जो वेन निकल रही है हाइपोथैलेमस से वो पहले पिट्यूटरी में जाएगी, पिट्यूटरी से होती हुई वेना केवा में मिक्स होएगी। ठीक है, तो इस स्पेशल सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे? पोर्टल सर्कुलेशन। ये इसका नाम है हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन। जिस तरफ जा रहा है उसके अकॉर्डिंग नाम होता है। लिवर की तरफ जा रहा है तो हिपैटिक, यहाँ पे हाइपोफाइसिस की तरफ आ रहा है तो हाइपोफाइसियल। ठीक है, तो जितने भी रिलीजिंग हार्मोन्स और इनिबिटरी हार्मोन्स है ना, हाइपोथैलेमस क्या बनाता है? रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनिबिटरी हार्मोन्स, वो इसने इस पोर्टल सर्कुलेशन में डाल दिए। और ब्लड वेसल्स जब यहां से गुजर रही हैं कैपिलरीज बनाते हुए, तो ये हार्मोन्स आप देख रहे हो कहाँ आ गए? ये आ गए एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ध्यान रखना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स मिले वो मिलेंगे ब्लड वेसल्स के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस से दो ही हार्मोन्स मिलते हैं, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, जिन्हें उसको स्टोर करना होता है। तो वो ब्लड के थ्रू नहीं आते, कहीं मेटाबोलाइज हो जाए, कुछ भी हो जाए, होते नहीं है, बट फिर भी याद रखने के लिए, इसलिए सीधा न्यूरॉन ही उनको छोड़कर आता है कि भाई मेरे हार्मोन है, मैं खुद ही उनको छोड़कर आऊंगा स्टोरेज हाउस में। ठीक है, तो आपको नाम भी ध्यान रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा, गड़बड़ नहीं होगी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। ये कह रहा है कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, एडिनो का मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन। नहीं, डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में कौन था? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये गलत हो गया। यानी यहां पर हमें क्या बताने थे बच्चों? करेक्ट स्टेटमेंट बताने थे, तो मुझे एक ही करेक्ट स्टेटमेंट मिला यहाँ, तो ओनली सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? somatostatin is produced in hypothalamus and inhibit the release of growth hormone। somatostatin क्या है भाई? अब देखो, ये जो रिलीजिंग हार्मोन्स और इनिबिटरी हार्मोन्स आप पढ़ते हो, इनके बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे अभी मैंने तुम्हें जीएनआरएच का एग्जांपल दिया, वो रिलीजिंग हार्मोन है। इनिबिटरी हार्मोन्स में जीएनआईएच भी होता है, जैसे जीएनआरएच होता है वैसे जीएनआईएच होता है। कुछ हार्मोन्स के नाम में आरएच या आईएच नहीं आता, उनका नाम अलग तरह से है, तो उन्हीं में से एक हार्मोन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आता है इस पर, सोमैटोस्टैटिन। ये रहा, ये आप भूल जाते हैं जनरली, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटो को तुम ग्रोथ से याद रखना, जैसे हमारी सोमैटिक ग्रोथ होती है तो उसके रेफरेंस में सोमैटो आ गया, और स्टैटिन का मतलब रोकना। अगर कभी लगता है कि ठीक है यार अभी ज्यादा ग्रोथ नहीं करवानी, या जो भी कि बोन्स की ग्रोथ अब रोक, मतलब ग्रोथ इन द सेंस लेंथ नहीं बढ़वानी, सेल का साइज नहीं बढ़वाना, तो हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो किसको भेजेगा? वो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए भेजेगा इसी सोमैटोस्टैटिन को। आप सोमैटोस्टैटिन को याद रखना चाहते हो ना, तो आप इसे ऐसे याद रखो, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ये इनहिबिटरी हार्मोन पहुंचेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को बनाना रोक देगी। अब ये ग्रोथ हार्मोन नहीं भेजेगी सेल्स तक। ठीक है, और अगर जीएचआरएच आता तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती और ग्रोथ हार्मोन बनाती। ग्रोथ हार्मोन हमारी सेल्स पर एक्ट करता और उनकी ग्रोथ होती। ठीक है, तो सोमैटोस्टैटिन इज द एग्जांपल ऑफ इनहिबिटरी हार्मोन। कौन सा इनहिबिटरी हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटरी हार्मोन। बहुत सिंपल है, याद रखना। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? देखना क्या है स्टेटमेंट। सोमैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस बनाता है, यस। इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यस। कहां से? फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, यस। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ लेना है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? दिस हार्मोन ओरिजिनेट इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस में बना, पास थ्रू एक्सॉन
एंड रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग। क्या ये हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में गया था? क्या ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन की बात हो रही है? नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट इसके लिए गलत हो गया। ये तो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचा है ना, न्यूरल के थ्रू थोड़ी ना पहुंचा है। ठीक है, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया उसको ये 3-4 क्वेश्चन शुरू के कुछ समझ में नहीं आ रहे होंगे। जिसने पढ़ रखा है, अच्छे से समझ में आ गया, रिवाइज कर लिया मेरे साथ, तो ही ये क्वेश्चंस हो रहे होंगे। ऐसे सिर्फ हाँ में हाँ मत मिलाना कि ठीक है मैम सेशन देख रहे हैं, हाँ हाँ करते जाएं, ठीक है मैम बोल रही है तो सही ही होगा। तुम्हारा दिमाग अंदर से क्या कह रहा है कि हाँ मैम जो बोल रही है, लॉजिक्स दे रही है, वो सब समझ आ रही है क्या हमें? अगर आ रहे हैं तो ही यू आर ऑन द राइट पाथ, तभी इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन करने से कोई फायदा है। अगर सिर के ऊपर से बातें जा रही हैं कि हाँ हाँ मैम एक्सप्लेनेशन दे रही है, कुछ सही ही दे रही होंगी, तो इसका मतलब अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके यू आर वेस्टिंग योर टाइम। हमेशा इस बात को आप एकदम अच्छे से अपना लो कि पहले हमको टॉपिक पे पकड़ बनानी है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, एनीथिंग, और फिर उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उसके पीछे लॉजिक ढूंढना है कि क्या ये लॉजिक हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी अगर नहीं याद रहे एग्जाम में आराम से लिखो, नीट के पेपर में लिखने की कोई मनाही नहीं है। बोर्ड के एग्जाम में तो आपको पेपर पे लिखना अलाउड नहीं होता, बट नीट में ऐसा नहीं, आराम से लिख सकते हो जब तक ऑफलाइन मोड में हो रहा है। ठीक है, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस इज अंडर द डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। यस, डायरेक्ट रेगुलेशन मतलब न्यूरॉन खुद अपने हार्मोन को उनके स्टोरेज हाउस में छोड़ने आता है। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस स्टोर करता है, रिलीज करता है दो हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है, बट एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी। भाई वो एक अलग लाइन है ना कि वो अंडर द डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, फिर वो न्यूरॉन से उसकी कनेक्टिविटी बताएंगे, और ये अलग लाइन है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, गोनेडोट्रोफिन्स आर सिक्रीटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। गोनेडो अभी बताया, देखो गोनेडोट्रोफिन गोनेड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से आया, हाइपोथैलेमस से तो आया था गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये गलत हो गया है ना। देन LH एंड FSH जो कि खुद गोनेडोट्रोफिन्स हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं गोनेड्स को, हेंस आर कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन्स। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देखते हैं भाई। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। एनसीईआरटी में दिया है क्या? व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? मैंने पढ़ा रखा है, आपको दे रखा है जहां तक मुझे ध्यान है, छोटा सा लिखा तो है सेला टर्सिका को। हाँ ये रहा ना, देखो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, भाई आप ऐसे इमेजिन करो ना, ये हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन के चारों तरफ स्कल होता है ना, तो यहाँ पर हमारे स्कल में ना एक छोटी सी कैविटी होती है, बिल्कुल घोड़े पे, जैसे घोड़े पे बैठने की सीट होती है, बिल्कुल उस तरह की, उसको कहते हैं सेला टर्सिका, और उसी स्कल की कैविटी में ये पिट्यूटरी ग्लैंड आराम से प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। देखें क्या था कि पिट्यूटरी ग्लैंड बोनी कैविटी में है, सेला टर्सिका, और हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के थ्रू अटैच है जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं। तो दिस इज करेक्ट। देन इनकरेक्ट बताना है हमें। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो मतलब एंटीरियर है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं। यस, ये जो मैं आपको कह रही थी, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। जो एंटीरियर लोब है, ये जो हमने अभी डायग्राम में देखा, एक्चुअली इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसमें मेजर पार्ट डिस्टेलिस होता है, डिस्टेलिस ये सबसे दूर है हाइपो, ये ऐसे ना फ्रंट की तरफ आ जाता है यूं, इसलिए इसको एंटीरियर कहते हैं, सामने। पर सामने की तरफ आता है और पोस्टीरियर पीछे होता है, तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के पास है और एंटीरियर वाला दूर है, तो हमेशा ध्यान रखना एंटीरियर वाले को डिस्टेलिस कहते हैं। वरना हमें लगता है जनरली हम ये सोचते हैं एंटीरियर तो पास होगा और डिस्टेलिस दूर होगा, मतलब ये पोस्टीरियर दूर होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जो ग्लैंड की पोजीशन है इस तरह से है, पोस्टीरियर वाला हाइपोथैलेमस के पास और एंटीरियर वाला सबसे दूर है। तो एंटीरियर में दो लोब होते हैं, एक बड़ा सा लोब होता है डिस्टेलिस और बहुत छोटा सा लोब होता है इंटरमीडिया। हमारे में तो लिखा हुआ है कि दोनों लोब फ्यूज हो जाते हैं। देखो, इन ह्यूमंस पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद डिस्टेलिस। एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ऐसी ऐसी लाइंस मिलेंगी तुम्हें जो तुमने नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है, सो ये दो लोब अलग अलग हैं। इनमें से जो मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स है उनको तो डिस्टेलिस ही बनाएगा। जो हमारे मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स है ना,
उनको डिस्टालिस बनाता है। इंटरमीडिया का सिर्फ एक ही हार्मोन याद रखना है आपको, दैट इज MSH। ये रहा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस इज द ओनली हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय इंटरमीडिया। क्लियर? तो ये लाइन सही है क्या? लाइन सही है बिल्कुल, ठीक है। पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट ओनली वन हार्मोन कॉल्ड MSH। यस, MSH को कई बार आप लोग उसके साथ मिक्स कर देते हो मेलाटोनिन हो सकता है यहाँ मेलाटोनिन लिखा होता। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड बनाएगी, पिट्यूटरी के पीछे ही है ना, हमारे थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस में। डायग्राम में तो यहाँ पे नहीं दिया होगा, इस वाले डायग्राम में दिया होगा। ये रहा, हमारे ब्रेन में 3 ग्लैंड्स हैं बच्चों। एक तो ब्रेन का खुद का पार्ट हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, नीचे की तरफ छोटी सी पिट्यूटरी एक ग्लैंड है, और यहाँ थैलेमस की रूफ पर एपिथैलेमस, जो हमारा थैलेमस होता है ब्रेन में, उसकी छत पर छोटी सी ग्लैंड और होती है, दैट इज पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो पीनियल से बनता है मेलाटोनिन, जबकि पिट्यूटरी के एंटीरियर के इंटरमीडिया से बनता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। मिक्स नहीं करना है आपको, कई बार मेलाटोनिन थाइमोसिन के साथ मिक्स हो जाता है इस चैप्टर में, इसीलिए दिक्कत आती है। जब पढ़ते हैं तो बहुत लॉजिकल लगता है, प्रैक्टिकल लगता है, हाँ मैम सब समझ में आ रहा है, पर कुछ नाम इतने कंफ्यूजिंग से हैं कि वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, खिचड़ी बन जाती है सबकी, फिर आपको समझ में ही नहीं आता कि कौन सा किसका आंसर है और गलती कर बैठते हो। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर की, जितना रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस करोगे, उतना स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। देन प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या करता है? हार्मोन्स पता है ना आपको, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स फटाफट बताओ मुझे। ये जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है, इससे कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं? ये तो बता ही दिया पोस्टीरियर के। तो एंटीरियर में मैं तुम्हें कह रही हूँ 2 लोब्स हैं, डिस्टालिस है और इंटरमीडिया है। इंटरमीडिया का एक हार्मोन बोला हमने अभी MSH, बाकी सब डिस्टालिस के हैं। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन बनवा दो, फिर मेमोरी ग्लैंड्स के लिए प्रोलैक्टिन बनवा दो, फिर गोनाड्स के लिए गोनाडोट्रोफिन्स बनवा दो, GN सिंपली गोनाडोट्रोफिन, जिसमें 2 हार्मोन्स आते हैं FSH एंड LH। ठीक है, फिर थायराइड के लिए, थायराइड को स्टिमुलेट करेंगे, उसके लिए भेज दो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ठीक है, क्या किया आपने? बॉडी के लिए ग्रोथ हार्मोन भेजा, मेमोरी ग्लैंड के लिए प्रोलैक्टिन भेजा, थायराइड के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेजा। देन एड्रीनल ग्लैंड जो होती है हमारी, उसमें कॉर्टेक्स वाले रीजन को, जो मेड्यूला है जिससे इमरजेंसी हार्मोन निकलेंगे वो तो सीधा न्यूरॉन्स से कंट्रोल होता है, बट जो कॉर्टेक्स है उसके लिए ACTH भेज दो, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, हो गए क्या सारे हार्मोन? कोई रह गया? 1 2 3 4 5 6 7, शायद एक हार्मोन और होना चाहिए था, कुछ तो मिस कर रही हूं मैं। कोई हार्मोन रह रहा है क्या? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन को PRL कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ध्यान रखना PRL कहते हैं। FSH LH हो गया, ACTH हो गया, नहीं सारे हो गए। ठीक है, तो ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं। ऐसे लिस्ट बना लोगे 1-2 बार खुद से दिमाग से, तो आप भूलोगे नहीं उनको। ठीक है, क्लियर? तो बात हो रही है किस हार्मोन की, देखना जरा, प्रोलैक्टिन की। नाम से पता चल रहा है, लैक्टोज वर्ड मिल्क के लिए आता है, मेमोरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, गलत हो गया यहीं पर। ठीक है, देन LH एंड FSH स्टिमुलेट करता है गोनाड्स को, क्योंकि इन दोनों को कहते हैं गोनाडोट्रोफिन, ट्रोफिन यानी स्टिमुलेट करना, हैंस आर कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन्स। बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे आ गया, ए है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट है ओनली फोर्थ, ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी सही है ना सारे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट, आ गया क्वेश्चन, अभी किया हमने। एंटीरियर लोब मतलब पूरा एडिनोहाइपोफाइसिस, इंटरमीडिया और डिस्टालिस मिलाकर। कौन सा ऑप्शन टिक करूं? FSH GH LH, यस। TSH ADH प्रोलैक्टिन, यस। ADH क्या था? हाँ, नहीं ADH गलत हो गया, ADH तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। GH सही है, TSH प्रोलैक्टिन, ACTH सही है, TSH सही है, ऑक्सीटोसिन गलत है, यानी 1 and 2 यानी ऑप्शन ए है ना। गड़बड़ तो नहीं कर दी? एक बार रीचेक, ऐसे क्वेश्चंस को रीचेक कर लिया करो फटाफट से, क्योंकि कई बार ऐसे फ्लो में ना हम गलती कर देते हैं, तो एक बार रीचेक जरूर कर लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को कि हमने सही तो किया है ना। ठीक है, द पार्स डिस्टालिस रीजन, पार्स डिस्टालिस वही एंटीरियर पार्ट, डज नॉट प्रोड्यूस दीज हॉर्मोन्स। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो डिस्टालिस नहीं बनाता? तो इंटरमीडिया वाला हार्मोन भी आएगा इसमें, MSH, यस। MSH को ये नहीं बनाता। प्रोलैक्टिन तो इसी से बनता है, वेसोप्रेसिन नहीं, मतलब जो नहीं बनाता क्रॉस कर देती हूँ, ग्रोथ हार्मोन इसी से बनता है। तो A and B,
ए एंड बी। अब इस क्वेश्चन में गलती हो सकती थी ना, अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया होता, डिस्टैलिस लिखा है, हम दिमाग में लेके चल रहे हैं कि डिस्टैलिस का मतलब एडिनोहाइपोफाइसिस, तो हमें लगता कि यस एमएसएच तो उसी से बनता है, पर मैंने आपको कहा ना कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, एडिनोहाइपोफाइसिस जो है उसमें दो लोब्स है, डिस्टैलिस और इंटरमीडिया। तो इंटरमीडिया से एमएसएच बनता है और बाकी सब डिस्टैलिस से बनते हैं। तो अगर मैं पूछूं एडिनोहाइपोफाइसिस से एमएसएच बनता है क्या, तो हाँ, बट अगर मैं कहूं डिस्टैलिस से एमएसएच बनता है क्या, तो नहीं। ये वाली कहानी है, ठीक है, क्लियर। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ एडीएच बताया था एक्सक्रीटरी सिस्टम में कि अगर एडीएच सफिशिएंटली नहीं बनता तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, पर्सन को बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, यानी उसको भी डायबिटीज कहेंगे। बट वहां पे मेलाइटस, मीठा, शुगर नहीं होगा, सिर्फ पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम होगी। दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। मेलाइटस मीठा, ये शुगर वाली डायबिटीज है जो इंसुलिन के डेफिशिएंसी से होती है, और ये इंसिपिडस वाली डायबिटीज है यानी जिसमें एडीएच की कमी हो गई है। दोनों में ही सेम सिम्टम आता है पॉलीयूरिया, पर कारण अलग अलग है। मेलाइटस में पॉलीयूरिया क्यों होता है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, तो उस ग्लूकोज को यूरिन को निकालना है तो यूरिन ज्यादा बनेगा। इंसिपिडस में यूरिन ज्यादा क्यों बनता है, क्योंकि बॉडी में एडीएच की कमी हो गई है, तो एडीएच यूरिन में से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, रीएब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो वाटर ज्यादा बनेगा, ज्यादा जाएगा तो यूरिन ज्यादा बनेगा, ठीक है। बट एक में ग्लाइकोसूरिया होगा, एक में नहीं होगा। ग्लाइकोसूरिया यानी ग्लूकोज इन यूरिन। अगर इसमें यूरिन टेस्ट करेंगे इंसिपिडस में तो यूरिन तो ज्यादा है लेकिन उसमें कोई ग्लूकोज नहीं मिलेगा आपको, पर मेलाइटस में अगर यूरिन टेस्ट करोगे तो ग्लाइकोसूरिया मिलेगा। यही डिफरेंस होता है दोनों का, ठीक है। ये इंसुलिन डेफिशिएंसी से होता है, ये एडीएच डेफिशिएंसी से होता है। बिल्कुल लॉजिकल चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी ये सब, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है भाई हमारी, अभी अभी बताया था मैंने, पीनियल ग्लैंड हमारे फोर ब्रेन में है, पर इन्होंने थैलेमस नहीं दिया, तो आपकी ही एनसीईआरटी में आप देख सकते हो पीनियल ग्लैंड की एग्जैक्ट। अच्छा, पीनियल ग्लैंड पर आ गए हम, पिट्यूटरी के हो गए हैं क्वेश्चंस हमारे, ठीक है। मैक्सिमम हार्मोन्स हमने कवर कर लिए। इसमें एफएसएच और एलएच का जो इंडिविजुअल फंक्शंस हैं बच्चों, वो आप जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हो वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ते हो। अगर अभी कोई बच्चा 11th में है, वो ये लेक्चर देख रहा है और वो कंफ्यूज है एफएसएच एलएच के फंक्शंस में, तो डोंट वरी, जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हर चीज को डिटेल में पढ़ोगे, कौन सी सेल है, कौन सा हार्मोन बना रही है, तो वहां एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया, एडीएच और ये सब क्या करते हैं, ये इंसिपिडस के बारे में आ गया। चलो पीनियल ग्लैंड पे आते हैं। तो पीनियल ग्लैंड मैंने आपको कहा कि हमारा जो फोर ब्रेन है, आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था, फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं। मेजर पार्ट सेरिब्रम, बीच में थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस के पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ जो छत पर, वहां पर पीनियल ग्लैंड होती है। तो या तो ऑप्शन में आ जाएगा रूफ ऑफ थैलेमस, या फिर ऑप्शन में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आएगा डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। आप देख लो ना खुद ही डायग्राम में, खुद ही देख लो डायग्राम में, ये लो, ये हमारा फोर ब्रेन का पीछे वाला साइड है जहां पर पीनियल ग्लैंड है, तो इट इज लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनियल ग्लैंड में और कुछ कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, छोटी सी ग्लैंड है, इसका हार्मोन याद रखना, इससे मेलाटोनिन हार्मोन बनता है। एक्चुअली यहाँ पर तुम्हें ना इस टॉपिक में ऐसे एग्जैक्टली टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसमें ज्यादातर ना मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम आगे करेंगे मैच द कॉलम टाइप, उसमें चार अलग अलग हार्मोन्स के नाम है, उनके फंक्शन से उन्हें मैच करो, या उनकी ग्लैंड से उन्हें मैच करो, उनके केमिकल नेचर से उन्हें मैच करो, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। मेलाटोनिन मैंने तुम्हें बताया था हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है, जो हमारा 24 घंटे का जो सोने जगने का साइकिल है ना, हम जो भी हमें कब डेली हैबिट्स हमारी जो होती हैं वो बॉडी में बोलते हैं ना एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो किसकी वजह से है, वो मेलाटोनिन की वजह से है। थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। एक मैंने तुम्हें बताया था कि स्लीप वेक साइकिल को कैसे करता है, पता है ना, मेलाटोनिन अंधेरे में बनना क्या हो जाता है, जैसे ही अंधेरा होता है, जैसे हम बोलते हैं जनरली अंधेरे में अच्छी नींद क्यों आती है, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता है मेलाटोनिन बनने लग जाता है, और मेलाटोनिन बनने से नींद अच्छी आती है। उसका उल्टा होगा, जैसे ही मतलब आंखों पे लाइट पड़ेगी या बाहर सो रहे हैं हम, तो दिन होगा, उजाला होगा, तो उजाला होते ही मेलाटोनिन कम हो जाएगा और हमारी नींद जग जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये मेंटेन करता है थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, डिफेंस को, ये सब बहुत डीप एक्शन है इसके, इनकी डिटेल में नहीं जाना हमको, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ठीक है। पर ऊपर ऊपर से हर चीज पढ़नी है, कुछ भी पूछ सकते हैं बच्चों तुमसे, ठीक है। चलिए
तो ब्रेन की तीनों ग्लैंड हो गई, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। अब आते हैं हमारे नेक रीजन पे। यहाँ पे दो ग्लैंड्स हैं हमारे पास, एक तो बटरफ्लाई शेप थायराइड ग्लैंड है, ये रही, ये आगे से दिख रहा है, पीछे से दिख रहा है, ये ट्रैकिया है ना हमारा विंड पाइप। तो अगर ये विंड पाइप है तो थायराइड ग्लैंड ने ऐसे ऐसे हग कर रखा है, ठीक है। तो अगर आप मतलब पीछे से ऐसे हग कर रखा है, ये बीच में ट्रैकिया का पाइप है, ठीक है। तो सामने से देखोगे तो आपको कनेक्शन दिखेगा, और पीछे यहीं तक है थायराइड ग्लैंड, पीछे से ऐसे कनेक्टेड नहीं है, पीछे इसके दो लोब इस तरह से हैं थायराइड ग्लैंड के। तो दिस इज द डॉर्सल व्यू। और वेंट्रल व्यू कौन सा है, जो सामने से दिख रहा है, जहां पे इसके दोनों हाथ दिख रहे हैं आपको, यानी कनेक्शन दिख रहा है, ये ध्यान रखना है। हो सकता है नीट में दोनों डायग्राम आ जाए, पूछने की इनमें से कौन सा वेंट्रल व्यू और कौन सा डॉर्सल है, तो आपको ये वाली पोजीशन याद रखनी है कि दोनों हाथ आगे की तरफ कनेक्टेड है, तो वेंट्रली आपको कनेक्शन दिखेगा। इसके कनेक्शन को क्या कहते हैं, इस्थमस। जो दोनों लोब्स हैं, बाइलोब्ड ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो फ्रंट में इसके कनेक्शन को इस्थमस कहते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड आपको ध्यान में रखनी है। थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर वगैरह मैं सब पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ इतना सा ध्यान रखो कि थायराइड ग्लैंड का जो मेन हार्मोन है वो है थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन की दो फॉर्म होती है, इनएक्टिव और एक्टिव, T3 और T4। जिसको तुम थायरॉक्सिन कह रहे हो T4 को, वो एक्टिव फॉर्म है, बट ऑब्वियस, ठीक है, ठीक है क्या। और आयोडीन, मैंने सही बोला ना, कुछ उल्टा तो नहीं बोल दिया। कैसे याद रखेंगे अगर हम कंफ्यूज हो जाएं तो, मैंने आपको बताया था कि ये जो हार्मोन है, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, मैंने उल्टा बोल दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड में बनता है तो बनने के बाद ये ब्लड में चला जाता है, ब्लड से ये सेल्स में चला जाता है। अब सेल्स में जाने के बाद इस हार्मोन का डी आयोडिनेशन होता है, यानी इससे एक आयोडीन एटम को हटा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो उसकी एक्टिव फॉर्म है। तो एक्टिव फॉर्म कौन हुई, T3, और इनएक्टिव फॉर्म कौन सी हुई, T4। ग्लैंड से कौन सी फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ है, ये T4 की फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, कि भाई जिस भी सेल को जरूरत है वहां पे उसको अपने आप एक्टिवेट कर लेगी इसका डीआयोडीनेशन करके, ठीक है। तो T4 जिसको आप थायरॉक्सिन कहते हो, वो ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है, यहीं पर लिख लेना, दिस इज इनएक्टिव फॉर्म, दिस इज इनएक्टिव फॉर्म, और सेल में जाकर इसका डीआयोडीनेशन होता है टू मेक इट एक्टिव। तो T3 इज द एक्टिव फॉर्म। वैसे एनसीईआरटी में दिया नहीं है ये सब, तो तुमसे नहीं पूछा जाएगा, बट थोड़ी बहुत चीजें तुम्हें एडिशनली पता होनी चाहिए, ठीक है। आज थोड़ा सा गला खराब है ना, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। देन तो ये T3 और T4 समझ में आ गया आपको। आगे बढ़े तो इनके फंक्शंस ऐसे मत समझना कि दो अलग अलग हार्मोन्स है, सेम ही हार्मोन है। अब इसके फंक्शंस क्या है पता है आपको, हमारी बॉडी में थायराइड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, हमारी BMR, हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है ना बच्चों, वो सारा मेटाबॉलिज्म, जितनी भी सेल्स हैं आपकी बॉडी में, सब पर थायरॉक्सिन के रिसेप्टर्स हैं। तो थायरॉक्सिन ही उन मेटाबॉलिज्म, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, किसी का भी जो मेटाबॉलिज्म होगा वो सब थायरॉक्सिन ही मेंटेन करेगा, ठीक है। अगर थायरॉक्सिन जरूरत से ज्यादा सिक्रीट होगा, अननेसेसरी चीजें मेटाबॉलाइज होती जाएंगी, स्टोर ही नहीं होंगी कुछ, ठीक है, बहुत पतले हो जाओगे। और अगर थायराइड जरूरत से कम सिक्रीट होगा तो मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो पाएगा, जो भी चीजें आपकी बॉडी में जा रही हैं वो यूज तो होने रही, अननेसेसरी स्टोर होती जा रही है, तो वेट गेन हो जाएगा। सुना होगा आपने कि ज्यादातर लोगों को आजकल थायराइड की प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन ना, तो आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों को जब थायराइड की प्रॉब्लम शुरू होती है वो वेट गेन कर लेते हैं, वो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं, यानी उनमें थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, तो उन्हें डेली सुबह एक टैबलेट खानी पड़ती है, वो थायरॉक्सिन की ही टैबलेट होती है, ठीक है। और अगर हाइपर थायराइडिज्म, जो कि बहुत कम है, उसके केसेस बहुत कम है, किसी का सडनली वेट लॉस हो रहा है और मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई है बॉडी में चीजों की, होते हैं कुछ सिम्टम्स वगैरह, तो फिर उसमें हाइपर थायराइडिज्म होता है। ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा कि इसको कौन सी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, क्लियर। सब पढ़ा रखा है मैंने, जिसको डिटेल में जानना है, इंटरेस्ट है इन चीजों में, जाकर लेक्चर देखो, मजा आएगा तुम लोगों को, ठीक है। चलिए इसके डिसऑर्डर्स पे भी है, सबसे ज्यादा इसके डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चन आते हैं। एक तो गोइटर, थायराइड ग्लैंड फूलकर मोटी हो जाती है, पर मोटे हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा थायरॉक्सिन बना रही है। मैंने तुम्हें बताया था कि ग्लैंड फूलकर मोटी क्यों हो गई, क्योंकि वो कम थायरॉक्सिन बना रही है। तो वो जो TSH है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो आके ग्लैंड को थप्पड़ लगा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहे, थप्पड़ लग रहा है एक तरह से, कि TSH को बार बार स्टिमुलेट कर रहा है कि बनाओ ना थायरॉक्सिन, बॉडी को जरूरत है, बनाओ थायरॉक्सिन को। पर वो बेचारी कहाँ से बनाए, क्योंकि जनरली गोइटर आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है। अगर ग्लैंड में आयोडीन ही नहीं होगा, आपकी डाइट में आयोडीन नहीं होगा, तो ब्लड ग्लैंड को दे नहीं पाएगा। तो अगर ग्लैंड के पास आयोडीन ही नहीं होगा तो वो थायरॉक्सिन को बनाएगी कैसे। तो आयोडीन डेफिशिएंसी में जब थायरॉक्सिन की कमी होती है बॉडी में, तो बॉडी ब्रेन को कहती है
कि टीएसएच को भेजो जिससे ग्लैंड थायरॉक्सिन भेजे, और टीएसएच बेचारा ग्लैंड को थप्पड़ लगाता रहता है, थप्पड़ खा खा के वो फूलती जाती है। यहाँ पर उल्टा है थोड़ा केस, है ना, जनरली पिटाई से तो कमजोर हो जाता है बच्चा, बट यहाँ पर वो ग्लैंड फूलने का मतलब ऐसा लगता है कि हम सेल डिवीजन कर लें, हमारा साइज बढ़ा लें तो शायद थायरॉक्सिन बनने लगेगा, बट जब रॉ मटेरियल ही नहीं है अंदर तो कहाँ से थायरॉक्सिन बनेगा। तो सिंपली उस कंडीशन को गॉइटर, तो गॉइटर में कभी भी ग्लैंड तो फूलकर मोटी हो गई, व्हाट इज गॉइटर, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, बट इट इज नॉट हाइपरथायराइड, इट इज हाइपोथायरॉइडिज्म। रीजन मैंने बता दिया, एक्सेस ऑफ टीएसएच बढ़ गया है, जो ग्लैंड को बार बार थप्पड़ लगा रहा है, उसको ओवर डेवलपमेंट कर रहा है, बट उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्लियर। एक तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा बहुत कॉमनली आता है, रिसेंटली कई बार आया है कि अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी हम पढ़ते हैं, तो उनका बेबी जो है वो डेफ एंड डम बॉर्न हो सकता है ना, उसकी ग्रोथ रुकी हुई होगी, जिसको आप क्रेटिनिज्म कहते हैं, गूंगा बहरा तक पैदा होता है बच्चा, डेफ एंड डम, ठीक है। उसका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, मेंटली रिटार्डेड होता है, स्किन पिगमेंटेशन भी बहुत एबनॉर्मल सा होता है। ये सब बेबी में, न्यूबॉर्न में कब दिखेंगे आपको सिम्टम, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर में थायराइड की कमी रहे। इसीलिए प्रेगनेंसी में सबसे पहले थायराइड टेस्ट करते हैं कि यार कहीं इस लेडी में थायराइड की कमी तो नहीं है, क्योंकि अगर हुई तो उसका सीधा इफेक्ट बच्चे की ग्रोथ पर जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर उनको थायरॉक्सिन टैबलेट्स दी जाती है। ठीक है, एक तो ये डिसऑर्डर्स हो गए आपके, और हाइपरथायरॉइडिज्म जो कि बहुत कम होता है, रेयर है। इसमें ग्रेव्स डिजीज के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, ये रहा ग्रेव्स डिजीज, है ना, जिसमें आंखों की पुतलियां तक ऐसे बाहर की तरफ ओवर ग्रो कर जाती हैं। इसको बोलते हैं एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर। दिख रहा है क्या, ये रहा, यस, एक्सो यानी बाहर, ऑप्थैलेमिक यानी आंखें, गॉइटर क्योंकि इसमें भी ग्लैंड फूल जाती है, और साथ में आई बॉल भी प्रोट्रूड कर जाती है, प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स लिख लेना। ठीक है, तो ये ये रहा प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स। मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी, वेट लॉस होगा, सब बता दिया मैंने। और साथ साथ में यहाँ पर किसी और वजह से, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लिख लेना, दिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो यहाँ पर भी ग्लैंड में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से ग्लैंड का साइज फूलकर बढ़ जाता है। तो ये भी गॉइटर है, वो भी गॉइटर था, वो सिंपल गॉइटर है, वहां पर थायराइड की कमी थी। ये वाला गॉइटर हमेशा इसके साथ होगा, आई बॉल प्रोट्रूजन के साथ। तो समझ जाते हैं डॉक्टर्स कि ये हाइपरथायरॉइडिज्म की प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर कर लोगे, ये रहे थायराइड के सारे फंक्शंस। चलो भाई देखो फटाफट क्वेश्चंस। ठीक है, एक दो बच्चे कह रहे थे कि मैम जब आप दोबारा क्वेश्चन कराते हो तो वहां पर है ना पढ़ाया मत करो दोबारा से, हमने ऑलरेडी आपके लेक्चर देख रखे हैं। बट सॉरी बच्चों, मुझे एक तो आदत है कि है ना, मुझे लगता है कि पता नहीं बहुत सारे, अब यहाँ पे मुझे पता तो है नहीं ना कि तुम जो बच्चे मेरा ये सेशन देख रहे हैं वो ऑलरेडी उस सीरीज को देख चुके हैं कि नहीं देख चुके हैं, तो मुझे लगता है किसी का कुछ मिस ना हो जाए, इतना तो मैं बता दूं कि वो कोरिलेट कर ले चीजों को। ठीक है, बाकी हर ट्राई माय बेस्ट कि भाई बहुत ज्यादा डिटेल में वापस से ना जाऊं, क्वेश्चंस को बस क्वेश्चन सेशन तक ही लिमिटेड रखूं। ठीक है, चलो, द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 4 लोब्स, गलत हो गया, 2 लोब से होती है, तो ये तो गलत है। देन थायराइड हार्मोन रेगुलेट बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, एंड मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। यस, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस मेंटेन करना भी थायरॉक्सिन का ही काम है। तो यहाँ पर फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है भाई, मैक्सिमम आयोडीन इज स्टोर्ड इन थायराइड ग्लैंड। भाई हमारी बॉडी में ज्यादातर आयोडीन की जरूरत कहाँ होती है, थायराइड ग्लैंड को, ट्रेस अमाउंट में होती है बट वो वहीं पर होता है। ठीक है, कैल्सीटोनिन कहाँ से आ गया, अब ये कैल्सीटोनिन कहाँ से आ गया, देखो ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, थायराइड हार्मोन क्या करता है। थायराइड हार्मोन के ना 2 फंक्शन तो बता दिए मैंने तुम्हें, बीएमआर बता दिया और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बता दिया। एक और फंक्शन ध्यान रखना, ये भी मैंने बता दिया, बीएमआर से रिलेटेड ही है, सबका मेटाबॉलिज्म भी यही कंट्रोल कर रहा है। और एक और जो आरबीसी फॉर्मेशन होता है ना, बोन मैरो में होता है, उसको भी थायराइड ही रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये आपको, और एक इसमें लिखा नहीं है, मैंने लेक्चर में बताया था, आप ऐड कर लेना, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना भी थायरॉक्सिन का काम है। अगर किसी में बहुत ज्यादा जब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तब तो जनरली सब में इरेग्युलर रहता है, बट अगर काफी टाइम हो गया और फिर भी लगातार इरेग्युलरिटी रह रही है तो डॉक्टर सबसे पहले थायराइड टेस्ट, ब्लड टेस्ट करते हैं कि कहीं थायराइड की कमी तो नहीं है, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए देन, अब वैसे तो थायराइड ग्लैंड से हम एक ही हार्मोन पढ़ते हैं, थायरॉक्सिन, बट वी हैव टू रिमेंबर कि हमारी यही थायराइड ग्लैंड
एक हार्मोन और बनाती है कम अमाउंट में, दैट इज TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। अगर मान लो ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड में ना इस तरह की फॉलिकल्स होती हैं बच्चों, ये ऐसे सेल्स है, सेल्स की फॉलिकल्स होती हैं, ऐसे सेल्स बाउंड्री बनाती हैं और बीच में खाली जगह होती है ल्यूमेन, ठीक है। तो ये फॉलिकल्स है, तो जो फॉलिकल्स है ना, जो बहुत सारी फॉलिकल्स है पूरी थायराइड ग्लैंड में, बहुत सारी फॉलिकल्स है, तो फॉलिकल्स तो बनाती है T3 एंड T4 को, यानी T4 को पहले, बाद में वो T3 में कन्वर्ट होता है। बट इन फॉलिकल्स के बीच बीच में जो खाली जगह तुमको दिख रही है, यहाँ पर सिंगल सिंगल ग्लैंड्स होती हैं, इनको बोलते हैं पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, या फिर इनको बोलते हैं सी सेल्स भी बोल देते हैं, क्योंकि इनसे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है कैल्सीटोनिन। क्या नाम है इस हार्मोन का? कैल्सीटोनिन। कैल्सी वर्ड आया है यहाँ पे कैल्शियम के लिए, ठीक है। और क्योंकि थायराइड ग्लैंड ही बना रही है ना इसको, तो इसको थायरोकैल्सिटोनिन भी बोल सकते हैं, TCT। सिंपली कैल्सिटोनिन भी बोल दो और थायरोकैल्सिटोनिन भी बोल दो, दैट इज TCT। जैसा कि नाम वैसा इसका काम, कैल्सी यानी कैल्शियम, तो ये हमारे ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को थायराइड ग्लैंड का कौन से दो हार्मोन्स है। अब इसमें आप गड़बड़ मत करना, भी मैं जा रही हूँ क्वेश्चंस पे। जो पैराथायराइड ग्लैंड है ना, वो कहाँ है? अगर हम ये फ्रंट से देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड को, तो मैं थायराइड ग्लैंड के पीछे चली जाऊं, तो पीछे मुझे इसके 4 कॉर्नर्स पे 4 छोटी छोटी ग्लैंड्स मिलेंगी पीछे की तरफ, डॉर्सली। अभी दिखा था उस डायग्राम में आपको। तो ये जो पीछे की तरफ मुझे ग्लैंड दिखेगी ना, इसको हटा रही हूं मैं, वो है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड। ये देखो सामने से नहीं दिख रही, लेकिन जब हम पीछे से ग्लैंड को देख रहे हैं तो इसके 4 लोब्स पे, मतलब सॉरी 4 कॉर्नर्स पे, 2 लोब के 4 कॉर्नर्स पे आपको छोटे छोटे बटन शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो पैराथायराइड है। और पैराथायराइड ग्लैंड का काम है PTH बनाना, दैट इज पैराथॉर्मोन। और पैराथॉर्मोन TCT का अपोजिट काम करता है। TCT का काम क्या है? ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना। PTH भी ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, बट दोनों अपोजिट काम करते हैं। अपोजिट यानी कैसे ध्यान रखोगे? जो PTH है ना, पैराथॉर्मोन, मैंने पढ़ा रखा है, इसका दूसरा नाम याद रखो हमेशा। PTH का दूसरा नाम है हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन, ये रखा है। PTH का दूसरा नाम है, कहाँ गया? हाइपर कैल्सीमिक हीरा, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। तो नाम से ही पता चल रहा है हाइपर कैल्सीमिया। मिया या किसके लिए आता है? ब्लड के लिए। ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना, ये किसका काम है? ये काम है PTH का। तो TCT का काम क्या है? TCT का काम है, यहाँ पे लिख लो, डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। और ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब ये मत समझना कि यार ये ऐसे अननेसेसरी डिक्रीज इंक्रीज क्यों कर रहे हैं। जो नॉर्मल कैल्शियम लेवल है ना हमारे ब्लड का, अगर वो बढ़ गया, अगर नॉर्मल से ज्यादा हो गया कैल्शियम लेवल, भाई जितना नॉर्मली ब्लड में चाहिए उतना ही रहने दो ना। हमने खाना खाया, डाइट में कैल्शियम आया, कैल्शियम एब्जॉर्ब हुआ, हमारे ब्लड में गया, तो ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ेगा ना। तो उस कैल्शियम को अब सप्लाई करनी है सबको, मसल्स को देना है, बोन्स को देना है, नर्व्स को देना है, जहां जहां कैल्शियम की जरूरत होती है। तो जैसे ही हमारे ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, तो ब्लड के कैल्शियम लेवल को घटाना है। घटाने का मतलब उस बढ़े हुए लेवल को नॉर्मल पे लाना है। तो वो काम कौन करेगा? कैल्सीटोनिन। अगर हमारा ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ेगा तो कौन आएगा? कैल्सीटोनिन को सिग्नल मिल जाएंगे। कैल्सीटोनिन आएगा, ब्लड में कैल्शियम पर एक्ट करेगा और उसे सेल्स में पहुंचाएगा, अलग अलग सेल्स में, जिससे ब्लड का कैल्शियम लेवल घट के वापस नॉर्मल पे आ जाए, ठीक है। और अगर सप्लाई करते करते नॉर्मल से नीचे चला गया मान लो, या किसी भी वजह से बॉडी में डाइट में नहीं जा रहा, बट मसल्स बोन सबको सप्लाई हुआ जा रहा है, और नॉर्मल से नीचे चला गया ब्लड का कैल्शियम लेवल, तो वो बढ़ाना पड़ेगा, कहीं से तो लाना पड़ेगा, डाइट में नहीं मिल रहा तो, है ना। तो उसको बढ़ाने के लिए, बढ़ाने का काम किसका है? PTH का। तब कौन आएगा? PTH। तो PTH हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। हो सकता है बढ़ाते बढ़ाते नॉर्मल से ऊपर भी ले जाए, काम है जो कम हुआ है उससे नॉर्मल पे लाना, ठीक है। हो सकता है जरूरत से ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो और ऊपर भी चला जाए, तो PTH ऊपर ले जाता है, TCT कैल्शियम को नीचे लाता है, ठीक है। नीचे ऊपर का मतलब बढ़ाकर नॉर्मल पे लाना या घटाकर नॉर्मल पे लाना, समझ गए। तो दोनों एक तरह से हमारी बॉडी में कैल्शियम को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। क्या कि ना तो ब्लड में कैल्शियम लेवल जरूरत से ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा हुआ तो TCT आएगा कम करवाने, अगर जरूरत से कम हुआ तो PTH आएगा उसको वापस बढ़ाने। सिंपल, इस तरह ये दोनों एक्ट करते हैं। कहाँ कहाँ एक्ट करते हैं? सिंपल सी बात है, जो हमारी इंटेस्टाइन है
वहां से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना है ना, तो ब्लड में लाना है ना, तो ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाना है, तो कौन करेगा? पीटीएच। पीटीएच क्या है, सब समझाया वहां पे अच्छे डायग्राम से। इंटेस्टाइन से पीटीएच खींच कर लाएगा। जैसे अगर ये हमारी ब्लड वेसल है, मान लो ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, तो जो हमारी इंटेस्टाइन्स है वहां से कैल्शियम को ब्लड में लाना, एब्जॉर्ब करवाना किसका काम है? पीटीएच का, ठीक है। देन अगर हमारी मान लो बोन्स है, बोन्स है, क्या तुम्हें ये बात पता है कि हमारी बोन्स को ब्लड से कैल्शियम मिलता भी है और बोन्स से पुराना कैल्शियम ब्लड में आता भी है। जब बोन्स से कैल्शियम आता है तो उसको बोलते हैं बोन्स की रीमॉडलिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? रीमॉडलिंग ऑफ बोन, रिजॉर्प्शन ऑफ बोन। जैसे बोन्स क्या होती है, ऐसा नहीं है बोन्स में एक बार जो कैल्शियम चला गया वो चला गया, धीरे धीरे पुराना कैल्शियम बोन से हटाते जाते हैं और नया कैल्शियम आता जाता है। बोन में दो तरह की सेल्स होती है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, डिटेल में नहीं जाएंगे हम अभी, सिंपल समझ लो तुम तो अगर बोन्स में से कैल्शियम को ब्लड में ला रहे हैं तो ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ा रहे हैं ना, तो वो काम कौन करेगा? पीटीएच करेगा, बट ऑब्वियस पीटीएच करेगा। और जब कैल्शियम लेवल खूब सारा हो जाएगा ब्लड में, अब बोन्स को सप्लाई करना है, यानी ब्लड में से घटाना है कैल्शियम को, तो वो काम कौन करेगा? टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। सिंपल सी बात है, ठीक है। और तीसरा एक्ट करता है किडनी पर। अगर किडनी में मतलब हमारा जो नेफ्रॉन है, एक तरह से जो हमारे नेफ्रॉन है, अगर हमारे नेफ्रॉन में से एब्जॉर्ब करके कैल्शियम को ब्लड में लाना है, नेफ्रॉन में रीएब्जॉर्प्शन चलता है ना, तो वो काम कौन कराएगा? अगेन पीटीएच। और अगर इसको रोकना है, कम करना है, तो वो कौन करेगा? टीसीटी। यानी टीसीटी हर जगह से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है और बोन्स में, मसल्स में, सब में सप्लाई बढ़ा देता है। और पीटीएच सब तरफ से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में ले आता है, ठीक है, सिंपल। इस तरह से दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी एक्ट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा काम कौन कर रहा है, तो आपको लॉजिकली पता होना चाहिए, तो ये आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि कैल्सिटोनिन एक तो नॉन आयोडिनाइज हार्मोन है। क्या कैल्सिटोनिन में आयोडीन का कोई रोल नहीं है, आयोडीन सिर्फ थायरॉक्सिन में होता है, ठीक है। पैराफॉलिकुलर सेल्स बनाती है इसको, यस। हो सकता है यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लिखा हो पैराथायरॉइड ग्लैंड, तो डू रिमेंबर पैराफॉलिकुलर सेल पैराथायरॉइड का पार्ट नहीं है, थायरॉइड का ही पार्ट है। पैराथायरॉइड से तो पीटीएच बनता है। कैल्सिटोनिन रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। टीसीटी हाइपोकैल्सीमिक है। सारे ही सही है यहाँ पर, है ना, ऑल आर करेक्ट, यानी ऑप्शन ए। देन विच कंडीशन विल स्टिमुलेट पैराथायरॉइड ग्लैंड, अब बताओ, टू रिलीज पैराथायरॉइड हार्मोन। कब पैराथायरॉइड ग्लैंड पीटीएच को भेजेगी? पीटीएच को कब भेजेगी? पीटीएच का काम है हाइपर कैल्सीमिक, ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाना। जब ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तभी तो भेजेगी। तो ये कह रहा है कि फॉल इन ब्लड कैल्शियम लेवल, ऑप्शन बी, तभी तो भेजेगी। इसका काम पूछते तो डी करते हम, इसका काम है राइज इन ब्लड कैल्शियम लेवल, पर वो कह रहा है कि कब ये ग्लैंड स्टिमुलेट होगी कि पीटीएच को भेजो। कि अगर कोई चीज किसी को बढ़ा रही है तो जब उस चीज की कमी होगी तभी तो वो चीज आएगी ना, इसलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ये विटामिन डी का कैल्शियम से कोई रिलेशन बताएगा तुम्हें? सबको पता होना चाहिए। कई बार कुछ लोगों को क्या होता है, विटामिन डी की कमी होती है बॉडी में, बहुत कॉमन है आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी, क्योंकि तुम्हें पता है विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं ना। विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म हमारे स्किन में होती है बच्चों। जैसे जैसे सनलाइट स्किन पे गिरती है वो उसे एक्टिव बनाती है, फिर किडनी, लिवर वगैरह की हेल्प से वो एक्चुअल विटामिन डी की फॉर्म में आता है। बट जब तक सनलाइट नहीं आएगी तब तक विटामिन डी नहीं बनेगा तुम्हारी बॉडी में। इसलिए रोज थोड़ी देर सनलाइट जरूर आनी चाहिए, चाहे वो इनडायरेक्टली आ रही हो बट आनी चाहिए। ऐसे नहीं बिल्कुल बंद कमरों में हमेशा लाइट्स में ही बैठे रहे हम, बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग अंदर रहते हैं, बंद रहते हैं, सनलाइट के कॉन्टैक्ट में खुद को आने नहीं देते, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन, ठीक है। अगर किसी की बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो कितना भी कैल्शियम खा ले, कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। जब हमारे इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है तो वहां पर विटामिन डी की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, डू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है, बट मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए बता रही थी कि इसीलिए विटामिन डी आजकल बहुत कॉमनली ब्लड टेस्ट में ओल्ड एज में करते हैं, 40+ में करते हैं, कि यार पता लगा हम तो खूब कैल्शियम खा रहे हैं, कैल्शियम रिच फ्रूट्स खा रहे हैं, दूध वगैरह पी रहे हैं, और फिर भी हमारी बोन्स को कैल्शियम नहीं मिल रहा। क्योंकि आप कितना भी कैल्शियम खा लो, अगर विटामिन डी की कमी है आपकी बॉडी में तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। और विटामिन डी डाइट से नहीं मिलता, विटामिन डी का केमिकल इनएक्टिव फॉर्म में आपकी स्किन में बैठा है, जब उस पर सनलाइट पड़ेगी तो वो अपने एक्टिव फॉर्म में आएगा, तब भी बना नहीं, फिर लिवर एंड किडनी की हेल्प से पूरा फाइनली बनेगा और अपना एक्शन करेगा,
ठीक है, तो स्किन, लिवर एंड किडनी तीनों मिलकर विटामिन डी को बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? हो गया क्या हमारा? पैराथायराइड ग्लैंड का क्वेश्चन नहीं मिला, पैराथायराइड को और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि थाइमस, अच्छा सीधा यहाँ पे थाइमस का क्वेश्चन आ गया अभी। ठीक है, एक बार पहले पैराथायराइड का देख लें क्या हम, फिर उसके बाद इस पर आते हैं। पीटीएच का कोई क्वेश्चन नहीं मिला मुझे, लिया ही नहीं मैंने, मिस हो गया गलती से। चलो कोई बात नहीं, पीटीएच का मैंने तुम्हें खुद ही समझा दिया, ध्यान रहेगा। पीटीएच और किसका, टीसीटी, दोनों का कॉन्ट्राडिक्टरी फंक्शन याद रखना, लेक्चर में जाकर देख लेना, वहां मैंने प्रॉपर डायग्राम और चार्ट के थ्रू लिखवा रखा है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार खुद से बनाना, ऐसे मैम ने समझा दिया उसी से नहीं होगा, खुद से बनाओगे तो ही क्लियर होंगी ये चीजें। ठीक है, क्लियर है? चलिए, थाइमस ग्लैंड छोटी सी ग्लैंड और है, इसके क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी के हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, है ना। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है पता है? थाइमस ग्लैंड जो हमारा थोरैसिक कैविटी, हमारा हार्ट है, तो हार्ट के जस्ट पास में थाइमस ग्लैंड सिचुएटेड होती है। ये भी बायलोब्ड ग्लैंड है, इसमें भी 2 लोब होते हैं थायराइड की तरह। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है बिटवीन लंग्स, हार्ट भी तो लंग्स के बीच में होता है, तो ये भी लंग्स के बीच में है। बिहाइंड स्टर्नम एंड वेंट्रल टू हार्ट, ये हमारी स्टर्नम बोन है, ये पीछे हमारा हार्ट है, साइड से देखो, ठीक है, तो दोनों के बीच में है, यानी स्टर्नम बोन के पीछे और हार्ट के सामने। ठीक है, हार्ट के सामने वेंट्रली, स्टर्नम के पीछे डॉर्सली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन, पुरानी एनसीईआरटी में इसका गलत लिखा हुआ था ये लोकेशन, अगर आपके पास पुरानी है ये नहीं लिखा तो आप सही कर लो, दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, थाइमस का एक ही हार्मोन है थाइमोसिन, जिसे आप मिलेटोनिन के साथ मिक्स नहीं करेंगे। मिलेटोनिन बायोलॉजिकल क्लॉक है, थाइमोसिन ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जो हमारी टी लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट बनती कहाँ है? बोन मैरो में, बी तो वही मैच्योर हो जाती है, टी को ट्रेनिंग के लिए थाइमस में भेज देते हैं, इसलिए उनके नाम में टी आता है। वहां पर उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको सिखाते हैं कि कैसे आपको लड़ाई करनी है पैथोजेंस के साथ, और फिर ये टी लिम्फोसाइट्स हमें सीएमआई देती हैं, यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बट यहाँ पर एक गलती कर देते हैं हम, हमें लगता है कि थाइमोसिन का रोल सिर्फ सीएमआई में ही है, बट ऐसा नहीं है। इम्यून सिस्टम में डिटेल में नहीं दे रखा, बट मैंने आपको इतना सा बताया हुआ है कि हमारी जो बी लिम्फोसाइट्स है ना बच्चों, बी लिम्फोसाइट्स जो कि एंटीबॉडीज बनाती है एंटीबॉडीज, इसलिए इनकी इम्यूनिटी को कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। तो बी लिम्फोसाइट्स को सिग्नल देना भी टी सेल्स का ही काम है, टी सेल्स ही बी लिम्फोसाइट्स को सिग्नल देती हैं। तो अगर टी सेल्स, अगर थाइमोसिन नहीं हुआ तो टी सेल्स नहीं बनेंगी, और अगर टी सेल्स नहीं बनेंगी तो ना तो हमें सीएमआई मिलेगी ना हमें एएमआई मिलेगी। तो दो पूरी तरह हमारी इम्यूनिटी किस ग्लैंड पर डिपेंडेंट है? थाइमस ग्लैंड पर। इसीलिए ओल्ड एज के साथ साथ ये ग्लैंड हमारे में डीजनरेट होती जाती है बच्चों, है ना, नेचर ने ऐसा ही बनाया है। ओल्ड पर्सन्स में थाइमस ग्लैंड बिकम वीकर, और इसीलिए ओल्ड एज में इम्यूनिटी कम हो जाती है। आपने कोविड में भी देखा, सभी जगह आपने देखा होगा कि ज्यादातर डिजीजेस ओल्ड एज में ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि इम्यूनिटी हो गई है हमारी डाउन। उसका सीधा सीधा कारण है थाइमोसिन कम हो गया है, क्योंकि ग्लैंड डीजनरेट हो गई है। ठीक है, तो ये ग्लैंड पूरी तरह से हमारे डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है। क्लियर है? कर लोगे इसका क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है देखें जरा। क्वेश्चन है थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड, तो लोकेटेड में तो हमने क्या पढ़ा? बिटवीन लंग्स, इन फ्रंट ऑफ स्टर्नम नहीं कह सकते, फाउंड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ एओर्टा, वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, ये सही है भाई। एओर्टा भी तो बोल सकती हूँ मैं, अगर ये हार्ट है तो हार्ट से ऐसे ही तो एओर्टा जा रहा है, तो अगर हार्ट के सामने है ग्लैंड तो एओर्टा के भी सामने ही है। ठीक है, ऑप्शन बी। हाँ, जो वो पुराना एडिशन था ना उसमें ये लिखा हुआ था, डॉर्सल साइड ऑफ एओर्टा लिखा हुआ था, तो वो गलत है। ठीक है, क्लियर? इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन्स बिकम वीक, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि थाइमस डिजनरेट हो जाता है। यस, बिल्कुल सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन भी मिल गया हमको, ऑप्शन ए। देन विच ग्लैंड इज कंसर्न विद सॉल्ट इक्विलिब्रियम, बस ये हो गया। एड्रिनल ग्लैंड बाद में करेंगे हम, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड पे बाद में आएंगे। चलिए, तो ये हमारे थाइमस ग्लैंड तक के हो गए। अब हमारी रह गई एड्रिनल, थोरैसिक कैविटी तक की ग्लैंड्स हो गई। अब एब्डोमिनल कैविटी में पेनक्रियाज और एड्रिनल है, 2 मेजर ग्लैंड्स हैं हमारी, और प्लस उसके बाद गोनाड्स, टेस्टिस और ओवरी। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आपको प्रॉमिस करना है हार्मोन्स वाले चैप्टर में आप जो भी ग्लैंड्स और हार्मोन्स मैंने आपको पढ़ाए एक बार खुद से पढ़ोगे क्या, चार्ट बना के खुद प्रैक्टिस करोगे। इस ग्लैंड का ये हार्मोन है, शॉर्ट में लिख कर इस हार्मोन के ये फंक्शंस है, और ये वाला पार्ट कर रखा है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस करोगे तो ये आप रिटेन कर पाओगे, वरना इस चैप्टर को बहुत जितना इजीली समझ आता है उतना इजीली भूल भी जाते हैं। ठीक है,
चलिए कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना. नेक्स्ट सेशन में विल कंटिन्यू विद द एड्रीनल ग्लैंड. ओके, गुड बाय.